So, welcome students. Today we are going to start this amazing chapter that is called Heredity and Evolution. स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। लेकिन स्टूडेंट्स एक छोटी सी वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा तो आपको याद होना चाहिए। पूरा अच्छे से याद हो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन उसको हल्का हल्का तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। और इन केस आपको वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है स्टूडेंट्स, आप जाके मेरी वीडियोस देखो ना स्टूडेंट्स, यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का। आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप जब चाहो जो चाहो वो पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करो स्टूडेंट्स, एज्यूमिंग कि आपको हल्का हल्का एटलीस्ट वो आता है। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट और भारी भरकम से टर्म्स हैं इस चैप्टर में, हेरिडिटी, इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हेरिडिटी की। व्हाट इज दिस हेरिडिटी? तो स्टूडेंट्स आपसे ही चालू करते हैं। स्टूडेंट देखो, आप जो हो वो थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी जैसे लगते होगे, थोड़ा थोड़ा अपने पापा जैसे लगते होगे, राइट? होता है ना स्टूडेंट्स, कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो बात शुरू हो जाती है फैमिली में कि अच्छा मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। तो बच्चे जो होते हैं अपने मम्मी या पापा जैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो दिस इज हेरिडिटी, दिस इज हेरिडिटी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो पहले वाली जनरेशन जैसी होती है, पहले वाले जनरेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ इंसानों के लिए ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे हाथी का बच्चा है जो वो हाथी जैसा लगता है, ठीक है? डॉग का बच्चा है जो है वो डॉग जैसा लगता है, राइट स्टूडेंट्स? तो आप देखो ना, हाथी के बच्चे में की सूर होती है, उसकी ट्रंक होती है, उसकी सूर होती है, उसका कलर ब्लैक होता है। जो पहले जनरेशन का हाथी है उसका भी वही प्रॉपर्टी है, ठीक? तो वैसे डॉग है, डॉग जो बच्चा पैदा हुआ उसके फीचर्स वैसे हैं जैसे पेरेंट डॉग के थे। तो पॉइंट ये है कि जो आने वाली जनरेशन है वो पुरानी जनरेशंस की प्रॉपर्टीज को लेती है। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही है बात? तो हेरिडिटी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स की हेरिडिटी इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस, इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग से होता है, वो ऑफस्प्रिंग का टेक्निकल टर्म है, राइट? तो पेरेंट से बच्चों में वही प्रॉपर्टी जाती है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन थोड़ी अलग चीज है स्टूडेंट्स, बड़ी भारी भरकम चीज है, लेकिन ये भी अलग है। जैसे स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हो क्या हो रहा है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि पहले हम बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे बहुत टाइम लगा लेकिन हमारे बॉडीज में चेंजेस आए और फिर आज का इंसान बना। लेकिन पहले हम जंगलों में रहा करते थे, बंदर के फॉर्म में हुआ करते थे, राइट? आदि मानव हुआ करते थे, राइट? तो पहले ऐसे थे, फिर धीरे धीरे चेंज होकर ऐसे बने, फिर आज का ये ह्यूमन बीइंग है, राइट? और इसमें बहुत सालों लग गए स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हुआ, धीरे धीरे ये चेंज हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, एक लिविंग बीइंग है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं और वो एक अलग ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स? तो इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म is developed from an older organism gradually over a long period of time. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको बात? तो दिस इज हेरिडिटी एंड दिस इज इवोल्यूशन। जैसे स्टूडेंट्स अब देखो, दोनों चीजें जो हैं आपको अलग लग रही होंगी कि यार हेरिडिटी अलग है और इवोल्यूशन अलग है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत डीपली लिंक्ड है स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कि कैसे लिंक्ड है और आपको इन दोनों का मतलब भी और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप सपोज करो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? देखने में अजीब सा आपको ये ऑर्गेनिज्म लग रहा होगा, बट ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहाँ पे, बट सपोज करो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये दो ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, ठीक है? तो अकेला ही वो दो ऑफस्प्रिंग्स बना रहा है विदाउट एनी पार्टनर, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ, ठीक है? तो ये दो चिल्ड्रेन आप बोल सकते हो या ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी उसने बनाए स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखो यहां पे रिप्रोडक्शन हुआ। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो चाइल्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ, आप देख सकते हो इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट जैसी है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप देखो, एक प्रॉपर्टी ये जो है उसकी वो अलग हो गई पेरेंट से, एक प्रॉपर्टी अलग हो गई, ज्यादातर सेम है बट एक प्रॉपर्टी अलग हो गई।
वैसे आप इसको भी देखोगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसकी भी पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसकी जो है आप देखो यहां पे अलग हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज पहले वाले जनरेशन जैसी होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है, ठीक है। आपके 2 आंखें हैं, आपके पेरेंट्स की भी 2 आंखें हैं, आपके 2 कान हैं, आपके पेरेंट्स के भी 2 कान हैं, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपके पेरेंट्स के भी वैसे, आपके अंदर एक हार्ट है, 2 किडनी है, एक लीवर है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी ऐसी है। तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़े डिफरेंसेस। आपका कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके पेरेंट्स से, आपकी आंखें थोड़ी छोटी हो सकती है, पेरेंट्स की थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ा डिफरेंस है, वही हुआ है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज आई है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है फर्दर कुछ दिन बाद रिप्रोड्यूस करता है और 2 ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, वैसे ये भी रिप्रोड्यूस करता है और 2 ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन आई और आप देख सकते हो इसमें वंस अगेन ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट जैसी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया, हल्का सा, आप देख सकते हो। ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है लेकिन हल्का सा चेंज आ गया है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है लेकिन हल्का सा चेंज आ गया है। इस केस में आप देख सकते हो कि सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, खासकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खासकर एसेक्सुअल में, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रही है आपको बात। वैसे नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड हेरिडिटी। दिस फिनोमेना इज हेरिडिटी, कि नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, दैट इज हेरिडिटी, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो हर जनरेशन में थोड़े चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप सोचो बहुत सालों बाद जब बहुत सारे जनरेशन आगे बढ़ गए हैं हम, ठीक है, हजारों साल बाद जब बहुत जनरेशन आगे बढ़ गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स। हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, वैसे नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और चेंज आएगा, और चेंज चलता ही रहेगा। तो बहुत बाद वाली जनरेशन में इतने चेंजेस आ गए होंगे कि वो फर्स्ट वाली जनरेशन से बहुत अलग लग सकती है, राइट। दिस इज इवोल्यूशन, समझ में आ रही बात। तो बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद की जो जनरेशन है वो इतनी डिफरेंट हो जाएगी पहले वाले से कि दोनों बिल्कुल अलग दिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो इवोल्यूशन हो गया है, नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। सो दैट इज इवोल्यूशन स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन अलग हैं, बट स्टिल दे आर रिलेटेड। इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक हेडिंग डालना चाहूंगा, दैट इज वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। अब रिप्रोडक्शन भी जो है वो 2 टाइप का होता है, आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट्स। कौन से टाइप होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट स्टूडेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वी ऑलरेडी नो। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो वेरिएशन होता है हर जनरेशन बहुत थोड़ा होता है, स्मॉल वेरिएशंस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स तो जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन में वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो हर जनरेशन में थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन पहले से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बट द पॉइंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि वेरिएशन तो होती है, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। और ये जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन के बाद, जो वेरिएशंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। जैसे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल लो स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। खैर हमसे तो बहुत पहले से रह रहा है ये अर्थ पे, हमसे तो बहुत ही पहले से रह रहा है, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे तब से आज तक जिंदा है स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना वेरिएशन आ गया होगा स्टूडेंट्स, उसकी कितनी जनरेशंस पास हो चुकी होंगी, कितनी जनरेशन पास हो चुकी होंगी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गया होगा। इसलिए आज दुनिया में डिफरेंट टाइप के, बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट्स ये अर्थ है, ठीक है, और उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है। और सपोज कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कभी कि एक एस्टेरॉयड जो है अर्थ पे आके गिर जाता है,
हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स, पहले भी पास्ट में हो चुका है तो आगे भी हो सकता है कभी। तो मान लो एक एस्ट्रॉयड आके गिर जाता है और उस एस्ट्रॉयड के गिरने से अर्थ का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल सपोज करो बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थ में बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक, ये सिचुएशन। अब फॉर टाइम बीइंग आप सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, तो आज दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते ना। मान लो ये एक बैक्टीरिया है जिससे कहानी स्टार्ट हुई, उसने दो बैक्टीरिया को जन्म दिया, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते, फिर ये और बैक्टीरिया बनाते, वो भी एग्जैक्टली सेम होते, वैसे ही चलता रहता। तो दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते वो सारे एग्जैक्टली सेम होते अगर वेरिएशन नहीं होता, राइट। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही केस है कि सारे के सारे सेम है और देखते हैं क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, सारे के सारे बैक्टीरिया सेम है तो सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। तो सपोज करो मैं अगर ये बैक्टीरिया की बात करता हूं, अब अगर ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो इस हाई टेम्परेचर को भी झेल गया इस हाई टेम्परेचर को भी, और इस हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह गया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, बाकी बैक्टीरिया का क्या होगा। अगर ये जिंदा रह गया तो बाकी क्या होगा, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर एक ने ये हाई टेम्परेचर झेल लिया है तो बाकी सब भी झेल लेंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी तो सेम है। तो अगर एक ने झेल लिया तो बाकी भी झेल लेंगे, सबके सब जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा इस दुर्घटना में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सपोज करो कि ये जो बैक्टीरिया है वो इस हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, इतने हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, वो मर गया, तो बाकियों का क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर ये नहीं झेल पा रहा है तो बाकी भी नहीं झेल पाएंगे, तो ये मर गया तो बाकी भी मर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो क्या होगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर एक झेल पा रहा है तो सारे झेल पाएंगे, और अगर एक नहीं झेल पा रहा है तो सारे नहीं झेल पाएंगे। मतलब क्या तो सारे जिंदा रहेंगे इस दुर्घटना के बाद, या फिर सारे के सारे मर जाएंगे। समझ रहे बात को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट मी राइट दिस डाउन। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं होता रिप्रोडक्शन में, तो उस केस में सारे बैक्टीरिया सेम होते, तो क्या तो ऑल अलाइव रहेंगे इस इवेंट के बाद, या फिर ऑल डेड। आई होप यू आर गेटिंग दिस, सही। तो सारे जिंदा रहे तब तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे बैक्टीरिया जिंदा रहे। लेकिन सारे मर गए तो अच्छी बात नहीं है ना स्टूडेंट, फिर तो बैक्टीरिया दुनिया से खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, तो वो सही बात नहीं, ठीक। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल केस था। अगर जो रियल केस है हम उसकी बात करें जिसमें वेरिएशन है, तो देखते हैं क्या होगा। तो रियल केस में तो हमें पता है कि वेरिएशन है, तो सारे बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप के हैं अर्थ पे, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो इस रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स की, क्योंकि सालों से बहुत वेरिएशन हुआ है और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया बन गए हैं अर्थ पे, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे शायद जो इस हाई टेम्परेचर को झेल लेंगे आराम से, वो हाई टेम्परेचर को आराम से झेल लेंगे, ठीक है, और वो जिंदा रहेंगे। लेकिन सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं झेल पाएंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो मान लो कुछ बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उन्होंने हाई टेम्परेचर झेल लिया, वो जिंदा रहेंगे, लेकिन बाकी मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इस केस में सम अलाइव सम डेड, कुछ जिंदा रहेंगे और कुछ मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देखो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि पूरे बैक्टीरिया का दुनिया से सफाया हो जाए, लेकिन क्योंकि वेरिएशन है रिप्रोडक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुर्घटना होगी भी तो कुछ ही मरेंगे, कुछ तो पक्का जिंदा रहेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पक्का जिंदा रहेंगे, तो बैक्टीरिया इस दुनिया से खत्म हो जाए इसके चांस बहुत ही कम ही होंगे। That's why variation is important for survival of organisms. हम लिख सकते हैं variation in reproduction is vital for survival. Right students? अगर वैसा नहीं होगा तो बहुत हाई चांस हो जाएंगे कि किसी इवेंट में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम ही है। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स वेरिएशंस क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आया होगा इसमें। और वेरिएशन सिर्फ बैक्टीरिया में ही नहीं होते हैं। बैक्टीरिया का केस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लोगे तो उसमें वेरिएशन होंगे। अगर आप एलिफेंट्स ले लो तो दुनिया में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, ठीक है। और क्यों होगा, वही क्योंकि बहुत जनरेशन से एलिफेंट्स में रिप्रोडक्शन होता रहा है और छोटे छोटे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। वैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो भी हमें बहुत वेरिएशन है, ठीक है। जैसे आप देखो कुछ ह्यूमन बीइंग्स टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप हेयर्स देखो, ठीक है, तो हेयर्स के कलर अलग अलग होते हैं, स्किन का टोन अलग अलग होता है, कुछ लोग थोड़े डार्क होते हैं, कुछ थोड़े
कम डार्क होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लूं तो नोज की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर आपने ध्यान दिया है लोगों को, तो लोगों की अलग अलग टाइप की नोज होती है। किसी की नोज थोड़ी सी फुली हुई होती है, किसी की शार्प होती है, किसी की थोड़ी ट्विस्टेड होती है, अलग अलग टाइप की नोज होती है। आप वीडियो को पॉज करके देखो कैसे अलग अलग टाइप की नोज यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स। तो ये वेरिएशन है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंसानों के जो कान होते हैं, कुछ इंसानों के कान इस टाइप के होते हैं और कुछ के इस टाइप के होते हैं, ठीक है। मेरे किस टाइप के आप देखो, देखो आप समझ पा रहे हो, आपने भी चेक करो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, इसमें आप देखो जो ईयर लोब है, आप ध्यान से देखो, वो अटैच्ड नहीं है, जैसे मेरा अटैच्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ईयर लोब है वो बिल्कुल अटैच्ड है फेस से, ठीक है। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं। तो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में भी बहुत वेरिएशन है स्टूडेंट्स, एंड दीज वेरिएशंस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि अभी तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। हमने क्या समझा स्टूडेंट्स कि हेरिडिटी क्या होता है, हमने समझा इवोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे अभी। और साथ ही हमने ये भी देखा कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो वेरिएशन होता है, उसमें वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स अब टाइम आ गया है हेरिडिटी को डिटेल में देखने का। चैप्टर के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम हेरिडिटी को डिटेल में देखेंगे अभी, और फिर बाद में इवोल्यूशन को डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हेरिडिटी का बेसिक फंडा क्या है स्टूडेंट्स कि ये जनरेशन है, पहली जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज वैसी ही आती है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज वैसी आती है, ज्यादातर ट्रेड्स वैसे ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है कि हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड, हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रेड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टूडेंट्स वो किस चीज के बने होते हैं, सेल। मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं, हमने पढ़ा ये सेल का बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस। और स्टूडेंट्स वो जो न्यूक्लियस होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स। क्या नाम होता है इनका, क्या नाम होता है, कैन यू टेल मी दिस स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बताएं आप मुझे, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, राइट स्टूडेंट्स, उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, एंड दे आर एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट स्टूडेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर ही बहुत कहानी चल रही होती है, लेकिन हमें डिटेल में इंटरेस्ट नहीं है। बट इन क्रोमोसोम्स के अंदर, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डीएनए होता है स्टूडेंट्स, डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। डीएनए के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। और उस डीएनए के अंदर स्टूडेंट्स जीन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो जीन्स है ना स्टूडेंट्स, वो ही हमारे लिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली सेल्स के अंदर ये जीन्स होते हैं, और इन जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यही काम की चीज है स्टूडेंट्स, यही जो जीन्स होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनके कारण ही ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे मेरी बॉडी है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। उन सारे सेल्स में क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें फिर डीएनए होगा, और उसमें जीन्स होंगे। तो मेरे बॉडी के सारे सेल्स में स्टूडेंट्स जीन्स होंगे, ठीक है। और ये जो जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप ऐसा सोच सकते हो कि इन जीन्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मेरी नाक कैसी होगी, मेरी आंख कैसी होगी, मेरी कान कैसे होंगे, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे स्किन का टोन कैसा होगा, मेरे हाथ कैसे होंगे, मेरे पैर कैसे होंगे, ये सारा इस जीन्स में कोडेड है स्टूडेंट। सिंपल टर्म्स में ऐसा सोच सकते हो कि सारा इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इन जीन्स में लिखा हुआ है समहाउ, ठीक है। तो मेरे बॉडी के सारे सेल्स में जीन्स है, उनमें ये इंफॉर्मेशन है। अब मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे जीन्स जो है उस नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, मेरे बच्चों में जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो होगा क्या कि मेरे जीन्स मेरे बच्चों में गए, नेक्स्ट जनरेशन में गए, तो मेरी जो जो प्रॉपर्टीज थी वो जीन्स जो है मेरे बच्चों में लेके गए, तो मेरे बच्चों में भी वही प्रॉपर्टीज आएंगी। थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज वही आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जीन्स काम करते हैं, और पेरेंट्स के ट्रेड्स बच्चों में ले जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, मेरे बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स में जीन्स हैं, उनमें मेरी सारी प्रॉपर्टीज कोडेड है। जब मेरे बच्चे होंगे तो
वो जीन्स मेरे बॉडी में के जो जीन्स है वो उनमें जाएंगे, तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचेगी और उनमें भी ज्यादातर प्रॉपर्टीज वैसी ही हो जाएंगी। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है, इनके कारण ही ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए भी इनको यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि मेरी बॉडी में जो जीन्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स होंगे मेरी बॉडी में। जैसे कॉम्प्लेक्शन को लेके, मेरे स्किन का क्या कॉम्प्लेक्शन है स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ जीन्स होंगे, ठीक है, वो डिसाइड कर रहे होंगे कि मेरे स्किन का टोन क्या होगा, काला होगा, व्हाइट होगा, विटिश होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मेरी बॉडी में जीन्स होंगे जो कॉम्प्लेक्शन का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। हेयर, मेरे बाल कैसे होंगे उसके लिए अलग जीन्स होंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए अलग जीन्स होंगे, डिफरेंट टाइप के जीन्स है मेरे बॉडी में जो ये ध्यान रखते हैं कि मेरे बाल कैसे होंगे, ब्लॉन्ड होंगे, ब्लैक होंगे, ये सब टाइप की चीज। फिर मेरी नाक कैसी है, नोज कैसी है, उसके लिए अलग जीन्स होंगे मेरी बॉडी में। कुछ ऐसे जीन्स होंगे सिर्फ वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरी नोज कैसे होने वाली है स्टूडेंट्स, उसका शेप कैसे होने वाला है। फिर कुछ ऐसे जीन्स होंगे मेरी बॉडी में जो सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि मेरी आईज कैसी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, उनका कलर क्या है। तो पॉइंट यहां पे ये है स्टूडेंट्स की मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है स्टूडेंट्स, बट ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये सब ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखने वाले हैं और आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में वर्क करते हैं। लेट मी राइट दिस डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स। जीन्स वर्क इन पेयर्स, ठीक है। देखो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि अलग अलग फीचर्स और प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, मेरे नोज की क्वालिटी के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, मेरे कान कैसे हैं उसके लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। वैसे सपोज करो मेरी हाइट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स मेरी हाइट के लिए भी कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उसकी हाइट उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो उसके जीन्स डिसाइड कर रहे हैं। और इस हाइट को डिसाइड करने के लिए दो टाइप के जीन्स होते हैं, टू टाइप की जीन्स होते हैं, टू फॉर्म्स, मतलब किसी भी एक प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए जीन्स होंगे और हर प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दो जीन्स होंगे, टू जीन्स। इसलिए बोला जा रहा है कि जीन्स वर्क इन पेयर। तो हाइट को डिसाइड करने के लिए, मेरी हाइट को डिसाइड करने के लिए जो जीन्स है वो दो फॉर्म के जीन्स हैं, दो टाइप के जीन्स है। मेरी कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड करने के लिए भी दो फॉर्म्स है जीन्स के, जो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा। मेरे कान कैसा है उसके लिए भी दो जीन्स है जो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। मेरी आंख कैसी है उसको डिसाइड करने के लिए भी अलग जीन्स है, लेकिन दो है जो वो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। मेरे हाथ कैसे होंगे उसको डिसाइड करने के लिए जीन्स है, लेकिन दो जीन्स है। तो दैट इज द पॉइंट कि जीन्स वर्क इन पेयर्स स्टूडेंट्स। तो अब जैसे हाइट की बात करें तो हाइट को डिसाइड करने के लिए, मेरी हाइट को डिसाइड करने के लिए दो टाइप की जीन्स है। तो एक टाइप के जीन्स को हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं और सपोज करो दूसरा टाइप का जो जीन है उसको हम स्मॉल टी को डिनोट कर सकते हैं। ये जो कैपिटल टी वाला जीन है वो मुझे लंबा बनाना चाहता है, टॉल बनाना चाहता है, और ये जो जीन है ये मुझे शॉर्ट बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरी हाइट को डिसाइड करने के लिए जो जीन है वो दो टाइप के हैं, एक को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे को स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं। ये जो है मुझे लंबा बनाना चाहता है और ये जो है वो छोटा बनाना चाहता है, राइट स्टूडेंट्स। और यहां पर ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रिसेसिव जीन, ठीक है। क्या मतलब है इन दोनों का अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स आप सोचो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में हाइट कैसे डिसाइड होगी कि उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। अगर हम मेरी बात करें तो मेरे बॉडी में हाइट के दो जीन्स होने हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पहला जीन है हाइट का मेरे बॉडी में वो कैपिटल टी हो, और हो सकता है कि जो दूसरा जीन हो मेरे बॉडी में हाइट से रिलेटेड वो भी कैपिटल टी हो, वो भी कैपिटल टी हो। ऐसा हो सकता है कि मेरे बॉडी में दो जीन जो हाइट डिसाइड करने वाले वो दोनों कैपिटल टी टाइप के हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बॉडी में जो पहला जीन है हाइट डिसाइड करने वाला वो स्मॉल टी हो और दूसरा वाला भी स्मॉल टी हो। ऐसा हो सकता है कि मेरे बॉडी में पहला
जीन जो हाइट वाला वो कैपिटल टी हो और दूसरा वाला स्मॉल टी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला स्मॉल टी हो और दूसरा वाला कैपिटल टी हो। ठीक, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हाइट के लिए दो जीन्स होंगे, हो सकता है कि दोनों कैपिटल टी टाइप के हो, दोनों स्मॉल टी टाइप के हो, पहला कैपिटल टी टाइप का हो, दूसरा स्मॉल टी टाइप का हो, या फिर उसका उल्टा। और समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि अगर ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स ये वाले हैं तो उसकी हाइट ज्यादा होगी या कम होगी? ये जो है वो लंबा करना चाहता है और ये छोटा करना चाहता है ऑर्गेनिज्म को, तो अगर दोनों ही ऐसे हैं जो कि उसकी हाइट को लंबा करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों ये कैपिटल टी वाले जीन है तो ऑब्वियसली वो टॉल हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों ही स्मॉल टी वाले जीन है तो वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? शॉर्ट हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, वो छोटा होगा, उसकी हाइट कम होगी, राइट स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? लेकिन स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा? अगर एक जीन जो है वो कैपिटल टी वाला है और एक जीन जो है वो स्मॉल टी वाला है तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स? तब उसकी हाइट ज्यादा होगी या कम होगी स्टूडेंट्स? उस केस में आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ना ज्यादा होगी ना कम होगी, बीच ही कुछ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। उस केस में हाइट जो है वो टॉल होगी। इन दोनों केस में भी ऑर्गेनिज्म की हाइट टॉल होगी। क्यों ऐसा स्टूडेंट्स? देखो, ये जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, ये जो जीन है वो रिसेसिव जीन है। तो रूल क्या होता है यहां पे कि अगर एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, जैसा कि इन दोनों केस में हो रहा है, एक जीन डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट जीन है वो अपनी चलाएगा और वही होगा जो वो चाहता है, तो इसलिए इस केस में टॉल हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। इस केस में भी एक डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट जीन वही होने देगा जो वो चाहता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डोमिनेंट जीन में और रिसेसिव जीन में। हां, अगर दोनों ही रिसेसिव जीन है तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में वर्क करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। अभी कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे आपको और ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स। यहां पे एक और चीज आप नोट कर सकते हो कि जो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन उसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे आप देखो इसको कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, और रिसेसिव जीन को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव जीन को डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, हम लिखेंगे कि डोमिनेंट जीन इज द जीन विच डिफाइंस द ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन। तो डोमिनेंट जीन वो जीन है जो कि दूसरे जीन के प्रेजेंस में भी खुद ही डिफाइन करता है कि ट्रेट क्या होना चाहिए। रिसेसिव जीन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिसेसिव जीन इज अ जीन विच इज एबल टू डिफाइन ट्रेट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। तो रिसेसिव जीन वैसा जीन है जो ट्रेट तब डिफाइन कर सकता है जब दूसरा जीन भी बिल्कुल उसके जैसा ही हो। अगर दूसरा जीन बिल्कुल उसके जैसा नहीं है, अलग है, तो वो डोमिनेटिंग होगा, वो डिफाइन कर देगा कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। आई होप यू गेट दिस। अब यहां पे दो टर्म्स में आपको और बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। एक यहां पे टर्म होता है जीनोटाइप, GENOTYP, और एक टर्म होता है यहां पे फिनोटाइप। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स दोनों का? देखो, जीनोटाइप का मतलब होता है पैटर्न ऑफ जीन या जीन पैटर्न बोल लो शॉर्ट में, पैटर्न ऑफ जीन। जैसे ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है, तो ये पैटर्न है ना जिनका कि ऑर्गेनिज्म में जीन ऐसा है, टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो दिस इज जीनोटाइप। ये चार पॉसिबल जीनोटाइप्स है। और फिनोटाइप होता है ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा, जैसे वो टॉल दिखाई देगा, शॉर्ट दिखाई देगा, ये फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर ये जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म में तो ये उसका फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म में तो ये उसका फिनोटाइप है, ये दोनों जीनोटाइप्स है ऑर्गेनिज्म में तो ये उसका फिनोटाइप है। समझ लो, ऐसे टर्म्स यूज होंगे इस चैप्टर में, समझ में आएगा आपको स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत ले। लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा जीन्स कैसे पेयर्स में वर्क करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखो, तो इनमें दो लेडीज हैं स्टूडेंट्स, एक का जो हेयर है वो आप देख सकते हो ब्लैक है, दूसरे का जो है ब्लॉन्ड है स्टूडेंट्स। दो टाइप के हेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स कि हेयर किस कलर का होगा वो भी किसी जीन पे डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट्स। कोई जीन होगा जो डिसाइड करेगा, और वो जीन कैसे वर्क करेगा स्टूडेंट्स? पेयर में वर्क करेगा, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। तो आप सपोज करो स्टूडेंट्स की कलर ऑफ हेयर्स को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसके जो दो फॉर्म्स है
उसको मैं कैपिटल एच और स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्म है जिनका कैपिटल एच, वो हेयर्स को ब्लैक बनाना चाहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो है स्मॉल एच, वो हेयर्स को स्टूडेंट्स कैसे बनाना चाहता है, ब्लॉन्ड। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं आपको ये बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये जो जीन है, दिस इज डोमिनेंट जीन। और स्टूडेंट ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डोमिनेंट जीन था। कैसे समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको, कैसे बताओ, कैसे आपको समझ में आ रहा था कि ये डोमिनेंट जीन है मेरे लिखने के पहले भी? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने ये कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में। डोमिनेंट जीन को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं और रिसेसिव जीन को स्मॉल में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कैपिटल डोमिनेंट जीन है और ये रिसेसिव जीन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब किसी भी ह्यूमन बीइंग में हेयर को कलर को डिसाइड करने के लिए दो जीन होंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या तो दोनों कैपिटल एच होंगे, ठीक है, क्या तो दोनों स्मॉल एच होंगे, क्या तो एक कैपिटल एच होगा, एक स्मॉल एच होगा, और एक या तो स्मॉल एच होगा, दूसरा कैपिटल एच होगा, राइट। तो ये जो है, ये चारों जीनोटाइप्स हो सकते हैं। जीनोटाइप्स टर्म मैंने आपको बताया था। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के हेयर्स को लेके, हेयर्स के कलर को लेके ये जीनोटाइप्स हो सकते हैं। तो क्या तो उसमें दोनों कैपिटल एच टाइप के जीन होंगे, क्या तो दोनों स्मॉल एच के टाइप के होंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा, राइट। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इन जीनोटाइप्स के लिए क्या फिनोटाइप्स होगा, क्या फेनोटाइप्स होगा? फेनोटाइप्स पूछ रहा हूं, मतलब क्या पूछ रहा हूं स्टूडेंट्स, कि मतलब हेयर्स कैसे होंगे, हेयर्स कैसे होंगे। फेनोटाइप्स का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगी। तो इस केस में हेयर्स का कलर क्या होगा। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है जीन्स का किसी आदमी में, तो उसके हेयर्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? आप मुझे बताएं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। दोनों कैपिटल एच है और ये ब्लैक करना चाहेगा तो ब्लैक हेयर्स होंगे, ब्लैक हेयर्स होंगे। इस केस में कैसा होगा स्टूडेंट्स? दोनों स्मॉल एच है, वो ब्लॉन्ड करना चाहेगा तो ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे, राइट स्टूडेंट्स, राइट। और इस केस में क्या होगा? एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, तो जो डोमिनेंट जीन चाहता है वही होगा स्टूडेंट्स, मतलब कैसा? ब्लैक हेयर्स। इस केस में भी एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, तो जो डोमिनेंट जीन चाहता है वही होगा स्टूडेंट्स, मतलब ब्लैक हेयर्स स्टूडेंट्स, राइट। तो समझ में आ रही है को बात स्टूडेंट? बड़े सिंपल है। चलो इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से आज पूछता हूं स्टूडेंट्स, कि सपोज करो एक लेडी है और आप देखो उसके इस टाइप के हेयर्स हैं, ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आप मुझे बता सकते हो कि उसमें कैसे जीन्स होंगे, क्या जीन का कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, द ओनली पॉसिबिलिटी इज स्मॉल एच, ठीक है, तभी ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, राइट। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये पूछता हूं मैं आपसे कि अगर किसी लेडी के ऐसे ब्लैक हेयर है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बताओ स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। इन तीनों ही कॉम्बिनेशन से ब्लैक हेयर्स मिलते हैं। तो हो सकता है उस लेडी में इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो। एग्जैक्टली कौन सा होगा वो हम नहीं बता सकते, बस हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक होगा स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि कैसे जीन्स जो हैं वो पेयर्स में काम करते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा आपको स्टूडेंट्स, जिससे और क्लैरिटी बढ़ेगी और आपको बड़ा मजा भी आएगा। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन देखे, इसमें आप देखो क्या है, ये एक फीमेल है जिसका ब्लॉन्ड हेयर है स्टूडेंट्स, और यहां पे आप देख सकते हो एक मेल है जिसके ब्लैक हेयर्स है, राइट स्टूडेंट्स। और सपोज करो जो इसका जीनोटाइप है, क्या हो सकता है इसका जीनोटाइप, आप ही बताएं स्टूडेंट्स। इसका जीनोटाइप जो है वो आप समझ सकते हैं स्मॉल एच होगा, ठीक है। और ये जो मेल है स्टूडेंट, इसका दिया हुआ है आपको कि जीनोटाइप जो है वो कैपिटल एच होगा, ठीक है। क्योंकि इसके ब्लैक हेयर्स स्टूडेंट, तो आप सोच सकते हो कि इसका जीनोटाइप कैपिटल एच स्मॉल एच या स्मॉल एच कैपिटल एच भी हो सकता था, राइट स्टूडेंट्स। बट लेट्स नॉट एज्यूम दैट, लेट्स एज्यूम कि ये जो मेल है उसका जीनोटाइप ऐसा है और ये फीमेल का जीनोटाइप ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है कि ये मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं और चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये गेस करना है कि वो जो चाइल्ड होगा उसके हेयर्स कैसे होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग। माँ जो है उसके हेयर्स ब्लॉन्ड है, फादर जो है उसका हेयर ब्लैक है। हमें पता करना है इन दोनों के अगर बच्चे होते हैं तो उसका हेयर कैसा होगा स्टूडेंट्स, वो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा स्टूडेंट्स, ब्लॉन्ड होगा या ब्लैक होगा, कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हमने पहले देखा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट्स कुछ बातें उसकी। तो देखो स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल दोनों में सेक्स सेल्स होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स, कैसे सेल होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। फीमेल में जो सेक्स सेल होता है स्टूडेंट, उसका नाम क्या होता है मुझे बताएं स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, क्या नाम होता है उसका? नाम होता है ओवा स्टूडेंट्स। फीमेल में जो सेक्स सेल होता है उसका नाम ओवा होता है। मेल में जो सेक्स सेल होता है उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका नाम होता है स्पर्म, राइट, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स? फीमेल से ये जो ओवा है, ओवा ये सेल आता है, फीमेल से ओवा आता है, और मेल से ये स्पर्म आता है,
दोनों के सेल आते हैं, ठीक है। फीमेल से उसका सेक्स सेल ओवा आता है, मेल से उसका सेक्स सेल स्पर्म आता है, फिर ये दोनों जो है वो कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, मिलके एक सिंगल बड़ा सेल बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और इसका क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, बताएं, हमने पढ़ा है, क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, बताएं। जायगोट, जायगोट बोलते हैं ना इसको स्टूडेंट्स। फिर ये जो जायगोट होता है यही धीरे धीरे डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स बनाता है, और फिर ये बड़ा होता जाता है, बड़े होते होते फाइनली एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जायगोट ही चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्रीफ, हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो सेल है ओवा फीमेल का, उसमें बहुत सारे जीन्स होंगे स्टूडेंट्स, और यहां पे हम सिर्फ हेयर से रिलेटेड जीन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दो फॉर्म है इस लेडी के अंदर, इस जीन के, ठीक है, स्मॉल एच और स्मॉल एच, उसमें से एक ही इसके अंदर होता है, सेक्स सेल्स के अंदर उन दोनों में से एक ही फॉर्म होगा, और वो कोई भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। बट इस केस में कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये भी स्मॉल एच है, ये भी स्मॉल एच है। तो यानी फीमेल का जो ओवा आ रहा है, जो सेल आ रहा है, उसमें जीनोटाइप स्मॉल एच होगा, ये जीन होगा, ठीक है। समझ में आ रही है? मेल साइड से जो सेल आ रहा है स्टूडेंट्स, उसमें भी एक ही जीन होगा, इन दोनों में से कोई एक ही जीन होगा, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तो कैपिटल एच ही है। तो फीमेल साइड से जो ओवा आया उसमें ये है, और मेल साइड से जो स्पर्म आया उसमें ये है, ये दोनों फ्यूज होकर ये सेल बनाएंगे। तो इस सेल में कौन कौन से जीन होंगे, यहां से आया स्मॉल एच और यहां से आया कैपिटल एच, तो ये दोनों होंगे, ठीक है। यानी जो बच्चा होगा स्टूडेंट्स, उसका जीनोटाइप ये होगा, उसके अंदर ये जीन होंगे, और उसके अंदर ये जीन है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका हेयर कैसा होगा स्टूडेंट्स, कैसा होगा, ये जीनोटाइप है तो हेयर कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ब्लैक हेयर होगा, ब्लैक हेयर होगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो अगर ये दोनों जिनका जीनोटाइप ये है और ये है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो बच्चा होगा उसका डेफिनेटली कैसा हेयर होंगे स्टूडेंट्स, ब्लैक होंगे, ब्लैक होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से तो स्मॉल एच ही आना है और यहां से कैपिटल एच ही आना है, फिर दोनों कंबाइन होगा तो ये कैपिटल एच डोमिनेट करेगा और ब्लैक हेयर बनाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये लेडी है, वंस अगेन आप देखो उसके ब्लॉन्ड हेयर है, और ये एक मेल है जिसका ब्लैक हेयर है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले जैसे ही सिचुएशन आपको लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो लेडी है उसका जीनोटाइप है स्मॉल एच, और ये जो मेल है इस टाइम पे, उसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है। यहां पे अलग था, यहां पे मेल का मैंने कैपिटल एच जीन लिया था, यहां पे कैपिटल एच स्मॉल एच लिया, ये भी ले सकता हूं, ब्लैक हेयर है, ये जीनोटाइप भी ब्लैक हेयर ही देता है, राइट स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये आप समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों मिलकर रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो चाइल्ड बनेगा स्टूडेंट्स, उसका हेयर कैसा होगा, आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन आप कहानी समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है। ये जो लेडी है उससे ओवा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मेल है उससे स्पर्म आएगा, दोनों के सेक्स सेल्स आएंगे, दोनों फ्यूज करके स्टूडेंट्स, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो यहां से फीमेल से इन दोनों में से कोई एक जीन ही आएगा, इन दोनों में से एक ही जीन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो स्मॉल एच ही होगा, दोनों ही स्मॉल एच है। मेल से स्टूडेंट्स, मेल से इन दोनों में से कोई भी जीन आ सकता है स्टूडेंट्स। अब यहां पे कैच है, ये जीन भी आ सकता है, ये जीन भी आ सकता है, दोनों अलग है। तो मान लो अगर ये आता है स्टूडेंट्स, ये आता है, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो चाइल्ड में ये जीनोटाइप बनेगा, यहां से स्मॉल एच, यहां से कैपिटल एच, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे दूसरा केस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल से स्मॉल एच ही आया, लेकिन जो मेल है उससे भी स्मॉल एच आया, ऐसा भी हो सकता है ना, और ये दोनों फ्यूज होके ऐसा जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल से यहां पे स्मॉल एच आया और यहां पे मेल से भी स्मॉल एच आया, तो अब जो जाइगोट बनेगा स्टूडेंट्स, उसमें जीनोटाइप होगा एच एच, राइट स्टूडेंट्स। तो इस केस में जो चाइल्ड बनेगा वो ऐसा ही बन सकता है और ऐसा ही बन सकता है। तो अगर ऐसा चाइल्ड बना तो उसके हेयर कैसे होंगे स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, ब्लैक होंगे, ब्लैक होंगे। और अगर ऐसा चाइल्ड हुआ तो उसके हेयर कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉन्ड होंगे, ब्लॉन्ड होंगे, दोनों स्मॉल एच ब्लॉन्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ब्लैक हेयर्स वाले, और ऐसे भी हो सकते हैं ब्लॉन्ड हेयर वाले। लेकिन अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं जिनका जीनोटाइप ऐसा है, तो बच्चे ब्लैक हेयर वाले ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखो कैसे हम ये इंटरेस्टिंग चीजें निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये एक फीमेल है विद ब्लैक हेयर्स एंड दिस इज अ मेल विद ब्लैक हेयर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। और सपोज करो इसका जो जीनोटाइप है स्टूडेंट्स दैट इज कैपिटल एच स्मॉल एच, और इसका जो जीनोटाइप है वो भी है कैपिटल एच स्मॉल एच, हो सकता है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कैपिटल एच है इसके कारण ब्लैक हेयर्स है, यहाँ पे भी ये कैपिटल एच है जिसके कारण ब्लैक हेयर्स है। अब अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करके चाइल्ड बनाते हैं तो उसका हेयर्स कैसा होगा वो हमें बताना है स्टूडेंट्स। कैन यू डू दैट?
स्टूडेंट बड़ा सिंपल है, आपको मेथड तो समझ में आ ही गया है कि फीमेल से एक सेल आएगा हमारे पास, मेल से भी एक सेल आएगा स्टूडेंट्स, दोनों जो है वो फ्यूज करके, दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं स्टूडेंट, जाइगोट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि फीमेल से जो सेल आएगा उसमें एक ही जीन होगा इन दोनों में से, लेकिन वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा होगा यहां पे? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वैसे स्टूडेंट्स मेल से जो स्पर्म सेल आएगा, स्पर्म सेल आएगा, सेक्स सेल आएगा, उसमें एक ही जीन होगा इन दोनों में से, और वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या आप सोच पा रहे हो कि यहां पे टोटल 4 केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स, 4 केसेस बनेंगे, क्या आप सोच पा रहे हो? देखो मैं बताता हूं कौन कौन से 4 केसेस। सो देखो स्टूडेंट्स, एक केस में यहां लिखूंगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, राइट स्टूडेंट्स। देखो पहला केस क्या हो सकता है, पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि फीमेल साइड से ये वाला जीन आए, कैपिटल एच, ठीक है, लेकिन मेल साइड से भी यही वाला जीन आ जाए, कैपिटल एच, ये एक हो सकता है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि फीमेल साइड से यही आया, लेकिन मेल के साइड से दूसरा आ गया, स्मॉल एच आ गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि फीमेल साइड से अब ये आया, ये स्मॉल एच, लेकिन मेल साइड से कौन सा आ गया स्टूडेंट्स, कैपिटल एच, ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या होगा, ये भी आपको समझ में आएगा कि फीमेल के साइड से ये आ गया और मेल के साइड से भी वही आ गया, राइट, स्मॉल एच, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो अगर ऐसा हुआ तो जो बच्चा है उसमें जीनोटाइप बनेगा एच, और उसके हेयर कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ब्लैक हो जाएंगे, राइट। अच्छा अब ऐसा हुआ तो बच्चे में जो जीनोटाइप बनेगा जाइगोट में वो ये बनेगा, ठीक, और उस टाइम उसके हेयर कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ब्लैक हो जाएंगे। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो बच्चे का जो जाइगोट है उसमें जीनोटाइप बनेगा ऐसा, तो उसके हेयर्स कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ब्लैक ही होंगे, राइट स्टूडेंट्स। और अगर ऐसा हुआ स्टूडेंट्स तो बच्चे में जीनोटाइप होगा स्मॉल एच, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके हेयर कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉन्ड होंगे स्टूडेंट्स, ब्लॉन्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स इस केस में जब ये दोनों चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, और ये केस भी हो सकता है स्टूडेंट्स। और अगर ये तीनों केस हुए तो बच्चे का जो हेयर है वो ब्लैक होगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये केस हुआ तो बच्चे का हेयर ब्लॉन्ड भी हो सकता है। दिस माइट सरप्राइज यू स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मदर और फादर है दोनों के हेयर्स कैसे हैं, यहां पे ब्लैक है। तो कोई सोच सकता है कि यार बच्चे का हेयर भी ब्लैक होना चाहिए, ज्यादा चांस है कि ब्लैक ही होगा, बट ऐसा चांस भी है कि ब्लॉन्ड भी हो सकता है, राइट, हो सकता है। देखो 25% चांस है कि बच्चे का जो हेयर है वो ब्लॉन्ड होगा, अगर माँ बाप ऐसे हैं तो भी ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि भले ये बात सही है कि इसके हेयर्स ब्लैक हैं, इसके हेयर्स ब्लैक है, लेकिन इसकी जो जीन्स है स्टूडेंट्स उसमें ये जीन है ना, फाइनली ब्लॉन्ड बनाने वाली जीन है तो सही ना इसके बॉडी में, भले वो डोमिनेटिंग नहीं है इसलिए वो दिख नहीं रहा है इसमें, ये डोमिनेट कर रहा है इसलिए इस फीमेल में ये जीन अपना इफेक्ट दिखा रहा है और ब्लैक हेयर्स कर रहा है, लेकिन ये जीन है तो सही। वैसे इस मेल में भी ये जीन है तो सही, तो अगर बच्चे में दोनों से यही आया तो बच्चे के ब्लॉन्ड हेयर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आई एम श्योर बहुत मजा भी आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।